बगावत। हाँ, बगावत हो गई है, लेकिन ये बगावत सरकार के खिलाफ नहीं, अपनों के खिलाफ। अपनों के खिलाफ बगावत करके बड़ों ने कर दी। मैं आज पोल खोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं और एक राज बताने वाला हूं उस जगह का जिसे आप आदर्श समझ रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सांगली की, महाराष्ट्र के सांगली की। आज मैं सांगली और सांगली वालों की पोल खोलने जा रहा हूं, उनका सच बताने जा रहा हूं, वो सच जो ये लोग आपसे छुपा रहे हैं। आज मेरी बातें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत में ऐसे लोग रहते हैं क्या? अपने महाराष्ट्र में ऐसे लोग रहते हैं क्या? सांगली में ऐसे लोग रहते हैं? वो सांगली जिसे शुगर बॉल ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, वो सांगली जिसे हल्दी का शहर कहा जाता है, वो सांगली जिसने महाराष्ट्र के 4 बार के मुख्यमंत्री श्री वसंत दादा पाटिल दिया है, वो सांगली जहां पर स्वर्गीय पतंगराव कदम, स्वर्गीय आर पाटिल जैसे नेता दिए हैं। और अब वही सांगली हमें क्या दे रहा है? ऐसे कैसे वहां के बड़ों ने यह फैसला कर लिया? आइए पूरी बात डिटेल में समझते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर सीधे सांगली से। सांगली, यहां सिर्फ खेती नहीं होती, साम्राज्य चलता है। माना जाता है कि सांगली नाम जो है वो सहा गली यानी 6 गलियां, 6 लेन से आया है। कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ सांगली, जो अब तकरीबन 726 गांवों को मिलाकर बना है और जिसकी आबादी आज की तारीख में तकरीबन 32 लाख के पार हो चुकी है और लगभग 74.51% लोग सांगली के गांवों में रहते हैं और 25.49% लोग सांगली शहर में रहते हैं। यह वो जगह है जिसे हल्दी का शहर यानी टर्मरिक सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहां हल्दी की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां हल्दी का जो रेट होता है, तय होता है, वो देश भर को मानना पड़ता है। इसके अलावा गन्ने की पैदावार इतनी तगड़ी है कि यहां पर बड़ी बड़ी शुगर मिलें हैं। सांगली को भारत का शुगर बॉल के रूप में जाना जाता है। ताजगांव के अंगूर की बात मैं क्या करूं, बहुत ही मशहूर है ताजगांव के अंगूर, जिनका एक बहुत बड़ा बाजार है। यहां के अंगूर और किशमिश, इतना इसका नशा है कि इंटरनेशनल मार्केट में तबाही मचा के रखी। अपनी खेती जैसे जवार, गेहूं, अनार और सोयाबीन के लिए भी सांगली बहुत ही मशहूर है। सीधा मतलब यह है कि सांगली पैसे के मामले में किसी से कम नहीं है। सांगली महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गढ़ रहा है। यह सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि सत्ता, सहकारी आंदोलन और मजबूत लीडरशिप का मेन केंद्र यानी सेंट्रल पॉइंट भी है। महाराष्ट्र के 4 बार के मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल भी सांगली से ही थे। पतंगराव कदम, स्वर्गीय पतंगराव कदम और उनके परिवार के सदस्य स्वर्गीय आर पाटिल जैसे बड़े नेताओं का उदय भी इसी क्षेत्र से हुआ है। सांगली केवल एग्रीकल्चरल या बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला और मजबूत नेता देने वाला, सहकारी संस्थाओं की शक्ति और
ऐतिहासिक राजनीतिक विरासत के कारण भी राजनीति का गढ़ माना जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि 1998, जी हां, 9 फरवरी 1998 से सांगली, मीरज और कुपवाड़ शहर को मिलाकर महानगर पालिका का गठन किया गया। महानगर पालिका अस्तित्व में आई। सांगली, मीरज और कुपवाड़ शहर को मिलाकर बनी सांगली, मीरज, कुपवाड़ शहर महानगर पालिका की टोटल आबादी आज की तारीख में तकरीबन 7 लाख के ऊपर है। ये तो हो गई सांगली की बात, लेकिन अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलते हैं सांगली के एक छोटे से गांव वडगांव में, जिसकी आबादी सिर्फ 3000 है। यस, ओनली 3000। मगर इस गांव ने पूरे देश की अकल खोल दी। सांगली जिले के कड़े गांव में बैठा हुआ यह वडगांव साइज में बेशक छोटा है, मगर इसका दिमाग बहुत बड़ा। मामला यह है कि कोरोना काल में सब बच्चों को ऑनलाइन क्लास में बुलाया जाता था। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी और पूरा देश मानो ऑनलाइन हो गया। बच्चों को ऑनलाइन की आदत हो गई, साथ ही साथ नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग भी मोबाइल की आदत में लग गए और मोबाइल में बिजी हो गए। जब कोरोना का चक्कर खत्म हो गया तो बच्चे स्कूल वापस आए, मगर हालत बहुत पतली थी। वो पहले जैसी बात नहीं थी, वो किताबों पर ध्यान नहीं था। फोकस सारा आसानी से मिलने वाले इंटरटेनमेंट यानी मोबाइल और टीवी में था। बड़े भी काम के बाद फोन पर चिपके रहते थे। फैमिली के बीच में दूरियां आ गई थी। किसी को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं थी। सबको टीवी, मोबाइल, चैटिंग, रील्स जैसे एक नशा सा हो गया था। इस मसले को गांव वालों ने समझा और इसका हल निकालने की कोशिश की। गांव में सब एक साथ बैठे और सबने मिलकर यह फैसला किया कि ये जिंदगी का सवाल है, बड़ों का सवाल है, बुजुर्गों का सवाल है, बच्चों का सवाल है। उन्होंने टीवी और मोबाइल के नशे को खत्म करने के लिए जो इनकलाब लाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। जी हां, वडगांव ने डिजिटल डिटॉक्स का जबरदस्त प्लान लागू किया। तय यह हुआ, बहुत गौर से सुनिएगा, तय यह हुआ कि हर शाम को 7 बजे एक बड़े स्पीकर से सायरन बजेगा। यह सायरन कोई खतरे की घंटी नहीं, यह सायरन है कि अब असली जिंदगी शुरू होने जा रही है। यह असली जिंदगी शुरू होने का इशारा था। ठीक शाम 7 बजे पूरे गांव में जोरदार सायरन बजता है। यह सायरन आजादी का ऐलान है। यह 90 मिनट का ब्रेक है। 7 से 8:30 बजे तक कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, ना ही सोशल मीडिया का ड्रामा। नो चैटिंग, नो व्हाट्सएप, नो स्क्रीन स्क्रॉलिंग। तो फिर होता क्या है? सारे बच्चे अपनी किताबों में खो जाते हैं। पहले ही की तरह, जी हां बिल्कुल पहले ही की तरह, बच्चे चौपाल पर हल्ला गुल्ला करते हैं, अपने गेम्स खेलते हैं। जी हां, और घर की महिलाएं आमने सामने बैठकर सुख दुख की बातें करती हैं। व्हाट्सएप पर मैसेजेस नहीं करती, बल्कि आमने सामने बैठकर बातें करती हैं। खाना खाते वक्त परिवार बातें करता है, हंसता है, खेलता है, ना कि टीवी देखता है। पढ़ाई में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स बताती हैं
कि जब से ये सिस्टम लागू हुआ है बच्चों के मार्क्स अच्छे आने लगे हैं और वो ज्यादा होशियार हो गए हैं। पहले लोग आधी रात तक फोन देखते थे, व्हाट्सएप चैटिंग ये सब करते थे। अब फिक्स टाइम पर फोन साइड में रखने की आदत पड़ गई है। इसलिए वडगांव ने साबित कर दिया है कि मशीन अपनी जिंदगी का बॉस नहीं, यानी मशीन को अपनी जिंदगी का बॉस नहीं बनाना चाहिए। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो और अपनी मर्जी से ऑफ करो। वडगांव ने दिखा दिया कि अगर इरादे पक्के हों तो टेक्नोलॉजी की गुलामी को भी टाटा किया जा सकता है। यह है असली स्मार्ट इंडिया। तो दर्शकों, बंधुओं, साथियों, दोस्तों, एक तरफ सांगली का बिजनेस पावर है तो दूसरी तरफ वडगांव का सामाजिक डिसिप्लिन। दोनों ही महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। हम सब अपने स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और टीवी से दिन भर घिरे रहते हैं। क्या आपको लगता है कि इस कनेक्टिविटी ने हमें अपनों से दूर कर दिया है? सोचिए, जब हम मुसलसल नोटिफिकेशंस और स्क्रीन को देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग कभी सुकून नहीं पाता। इससे तनाव बढ़ता है, नींद खराब होती है और हम अपनी जिंदगी से, यानी असली जिंदगी से और असली जिंदगी के अहम लम्हात को मिस कर जाते हैं। बच्चों में तवज्जो की कमी स्मार्टफोन की ही वजह से। वडगांव ने साबित कर दिया कि इज्तिमाई कुव्वत इरादी यानी कलेक्टिव विल पावर से डिजिटल लत को तोड़ा जा सकता है। जरा सोचिए, क्या हम डिजिटल गुलाम हो चुके हैं? क्या हम कनेक्टेड होकर भी अकेले हैं? क्या आपका डिजिटल कनेक्शन आपके पारिवारिक रिश्ते तोड़ रहा है? क्या आपका स्क्रीन टाइम आपके बच्चों का ड्रीम टाइम खा रहा है? आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए यह अनुशासन क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? अगर किसान और मजदूर आबादी वाला एक छोटा सा गांव जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 3000 पर मुश्तमिल है, ऐसा गांव अगर ये सफलतापूर्वक कर सकता है तो हम शहरों में रहने वाले, जहां जागरूकता और संसाधन की कोई कमी नहीं, अपने जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए ऐसी पहल क्यों नहीं कर सकते? आप भी अपनी जिंदगी में छोटे छोटे डिजिटल डिटॉक्स कवानीन अपना सकते हैं। सोने से 1 घंटा पहले और जागने के 1 घंटा बाद मोबाइल को दूर रखें। खाना खाते वक्त नो फोन जोन बनाएं। हफ्ते में 1 दिन कुछ घंटों के लिए गैजेट से ब्रेक ले लें। याद रखें, डिजिटल डिटॉक्स आपको दुनिया से नहीं काटता, बल्कि आपको खुद से और अपनों से दोबारा जोड़ता है। अपने लिए और अपनों के लिए सोचिएगा जरूर। सेहतमंद रहें, खुश रहें और अपनी जिंदगी को डिजिटल नहीं बल्कि हकीकी यानी रियल बनाएं। शुक्रिया।